हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका की नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि भाई हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये आइसोमेरिज्म क्या है या आइसोमर्स क्या है। तो आई एम श्योर आपने नाम तो सुना ही होगा पहले, बट एक बार फॉर्मली इसे डिफाइन करते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो आइसोमर्स आर टू, डेफिनेशन सब लोग नोट डाउन करें। आइसोमर्स आर टू और मोर मॉलिक्यूल्स, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी लिखे हम लोग, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम molecular formula but at least one of the properties, अब वो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है या केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बट एटलीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट। तो दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अलग अलग, टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स जिनका बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, ठीक है, लेकिन कम से कम कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी हो, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट, कम से कम कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो उनमें अलग अलग हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग आइसोमर्स का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बड़ा ही सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैं आपको दो कंपाउंड्स बताता हूं। एक कंपाउंड मैंने आपको बताया CH3CH2OH, ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया CH3OCH3। अब इन दोनों में अगर आप चेक करो तो एक बात आपको ये नजर आएगी कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो ध्यान से देखो, अगर तो सब में, दोनों ही कंपाउंड्स में, दोनों ही मॉलिक्यूल्स में हमें क्या दिख रहा है, दो कार्बन दिख रहे हैं, है ना। सो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2। अच्छा, दोनों में चेक करिए, आपको दोनों ही जगह पर 6 हाइड्रोजन दिखेंगे, तो H6 और एक ऑक्सीजन दिखेगा। सो दिस कंपाउंड ओवर हियर which is nothing but ethyl alcohol, also called as ethanol, and this compound over here which is dimethyl ether, they both have the same molecular formula which is C2H6O, but we know ये बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल अलग अलग कंपाउंड्स हैं बेटा। इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एकदम कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। भाई फर्ज के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आप समझो भाई ये एक अल्कोहल है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप कुछ और है, और ये फंक्शनल ग्रुप ईथर है। तो बिल्कुल अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज टोटली एक दूसरे से अलग हैं। जैसे अगर मैं कुछ डिफरेंसेस बताऊं तो ये जो CH3CH2OH है, ये वाला मॉलिक्यूल होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अल्कोहल, वेराज ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये होता है गैस एट रूम टेम्परेचर। ईथर इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। इसका कारण भी आप समझ सकते हो, अगर थोड़ा मोड़ा भी आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आपको ये बात नजर आनी चाहिए कि इथाइल अल्कोहल में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो यहाँ पर H बॉन्डिंग हो सकती है, वेराज यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। तो इसी H बॉन्डिंग की वजह से ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। अच्छा, और इनकी प्रॉपर्टीज अगर मैं आपको बताऊं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। अगेन उसका रीजन आपको पता है, H बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। और इनमें डिफरेंस की बात करें तो अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर कर ये इथाइल अल्कोहल जो है ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, लेकिन इसको अगर तुम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इसकी सोडियम मेटल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ऐसा भी क्यों हुआ ये भी समझा सकते हैं। अभी तो जस्ट मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, बट समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग जीओसी पढ़ चुके हैं पहले। तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करने पे ये हाइड्रोजन गैस इसलिए इवॉल्व कर पा रहा है बिकॉज इसके पास क्या है, इसके पास प्रेजेंट है ये एसिडिक हाइड्रोजन,
जैसे सोडियम मेटल को आप HCl से रिएक्ट कराओ तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। उसी तरह ये वाला जो H है बच्चों, ये एक्टिव H है, ये H ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहां पर कोई एज सच एक्टिव H नहीं है। एक्टिव H क्या होते हैं? एक्टिव H वो होते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे कि फ्लोरीन या लेट्स से क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस वजह से इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन है, एंड दैट इज व्हाई इसको जब मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो ये H2 गैस इवॉल्व कर रहा है, इथाइल अल्कोहल। वेयरएज ये जो ईथर है इसमें कहीं नहीं है, तो सोडियम मेटल के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो आपने देखा कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट हैं। मैंने तीन तीन प्रॉपर्टीज बता दी जो अलग अलग है। इन जनरल अगर एक भी प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो उसे हम लोग आइसोमर कह सकते हैं। एक भी प्रॉपर्टी का अगर डिफरेंस है तो वी कैन कॉल इट आइसोमर, और वो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है या फिर वो केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आइसोमर्स का मतलब। आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइसोमर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है? ब्रॉडली द आइसोमर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। आइसोमर्स को ब्रॉडली हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड एज स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। ब्रॉडली इनको दो तरह से डिवाइड किया जाता है। तो आइए पहले हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में और बात करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बच्चों वो होते हैं जहां पर देयर इज नंबर 1 डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, ठीक है। मतलब एटम्स जिस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वो कनेक्टिविटी या वो बॉन्डिंग का पैटर्न अलग अलग है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो इससे पहले वाला जस्ट मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन लिया था उसी को डिस्कस करें अगर हम लोग, ठीक है। तो CH3CH2OH ये था इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, और दूसरा था CH3OCH3, ठीक है, दिस वाज ईथर। तो इन दोनों को आइसोमर्स तो हमने बोला ही था। अब ये दोनों आइसोमर्स भी किस प्रकार के आइसोमर्स हैं? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनमें कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट है। मतलब जिस तरह से बॉन्डिंग हुई है, जैसे अगर आप ध्यान से थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करो तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, और यहां पर जो हाइड्रोजन्स हैं वो कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो बॉन्डिंग का पैटर्न अलग अलग है। तो ये मेरा मतलब है डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स से, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर और समझो कि भाई और इसका एग्जांपल ले लें, तो मान लो कोई मॉलिक्यूल है जिसमें A, B, C और D इस तरह से 4 एटम्स जुड़े हुए हैं। अब दूसरा इसका एक आइसोमर बना तो उसमें A, C, B और D आ गया। तो इन दोनों में देखो कनेक्टिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पे A और B के बीच में बॉन्ड है, B और C के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे A और C के बीच में बॉन्ड है, A और B के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो ये मेरा मतलब है डिफरेंट कनेक्टिविटी होने से, ठीक है, कि एटम्स का बॉन्डिंग का पैटर्न अलग अलग होता है। तो ऐसे आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला जाता है। अच्छा, फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है कि दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। भाई उनका फॉर्मूला अलग अलग है ना, उनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग होगा। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊं तो कुछ इस तरह से बना दूंगा, ठीक है, और ईथर का बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज अलग अलग हैं, राइट।
सो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और थर्ड इनकी प्रॉपर्टी ये होती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कि दे हैव डिफरेंट IUPAC नेम्स। इनके जो IUPAC नेम्स हैं वो भी अलग अलग हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, जिसमें कनेक्टिविटी डिफरेंट है, IUPAC नाम डिफरेंट है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी अलग अलग है। सच आइसोमर्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो देखो बच्चों, स्टीरियो वर्ड, ये वर्ड जब भी केमिस्ट्री में आए तो स्टीरियो इज रिलेटेड टू स्पेस। तो स्टीरियो आइसोमर्स को कभी कभी स्पेस आइसोमर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है कि जो कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स है वो सेम रहता है। ठीक है, द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, नोट डाउन करते हैं इस बात को, द कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स इज सेम। मतलब एटम्स जिस पैटर्न में एक दूसरे से जुड़े हैं, जो बॉन्डिंग का नेचर है वो सेम है। तो ऐसे आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर बोला जाता है। अब कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स अगर सेम है तो सर फिर डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना, है ना। डिफरेंस ही नहीं होगा तब तो फिर सेम ही मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस होता है स्पेस में डिफरेंस आता है। द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस है ये, SPACE। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस इज डिफरेंट। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। यहाँ पे बॉन्डिंग का पैटर्न सेम है। जैसे एक बड़ा मशहूर और सिंपल सा एग्जांपल होता है, मान लो मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्यूटूइन। दिस इज ब्यूटूइन। अब ब्यूटूइन के क्या है कि दो पॉसिबल शेप्स हो सकते हैं, दो पॉसिबल टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे इनके बारे में। जैसे एक फॉर्म मैंने इसका ये बनाया, इसके दो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा शायद आपने केमिकल बॉन्डिंग में सुना भी हो। और दूसरा फॉर्म इसका कुछ ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, तो अब इन दोनों अलग अलग फॉर्म्स में अगर आप बेसिक बॉन्डिंग का पैटर्न देखो तो वो तो सेम ही है भाई। ठीक है, बेसिक अगर बॉन्डिंग का पैटर्न देखो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां भी देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और फिर CH3। मतलब आप इनका नाम वाम अगर रखोगे, जो IUPAC के नेम्स वगैरह यूज करके जो नामकरण किया जाता है, तो कुछ इस टाइप से आप इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और इसमें कुछ इस टाइप से आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड भी उसी में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का ही नाम ब्यूटूइन आएगा। अब इनमें डिफरेंस क्या हो रहा है? डिफरेंस इनमें हो रहा है, द बेसिक डिफरेंस इन देम इज द डिफरेंस ऑफ द अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जैसे अगर बात करें तो इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप्स सेम साइड पे हैं और दोनों हाइड्रोजन भी सेम साइड पे हैं, है ना, दे आर ऑन द सेम साइड। इसमें ये मिथाइल और ये मिथाइल दूर दूर हैं और इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दूर दूर हैं। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे भी कि इस वाले फॉर्म को बच्चों सिस फॉर्म बोला जाता है, इस वाले फॉर्म को बच्चों ट्रांस फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, इसको सिस बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं। हो सकता है तुमने केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा सुना हो। ठीक है, तो अभी बस मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि स्टीरियो आइसोमर्स हैं क्या। तो स्टीरियो आइसोमर्स में जो डिफरेंस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है, अरेंजमेंट में है। ठीक है, और इस वजह से क्या होता है कि इनका मतलब कनेक्टिविटी सेम है इनकी। तो कनेक्टिविटी सेम होने की वजह से क्या होता है कि इनका IUPAC नाम या IUPAC नेम सेम होता है। दे हैव द सेम IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम इनका सेम है, लेकिन इनका जो स्टीरियो केमिकल डेजिग्नेशन है वो डिफरेंट होता है। अब तुम बोलोगे सर ये स्टीरियो केमिकल डेजिग्नेशन क्या है? स्टीरियो केमिकल डेजिग्नेशन मतलब समझो स्टीरियो केमिस्ट्री में दी हुई उपाधि। जैसे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये बात तो श्योर हो गई अभी, है ना। तो अब अलग अलग है तो भाई तुम सिर्फ IUPAC वाले रूल से चलोगे
तो तुम इसको भी ब्यूट-2-इन बोलोगे और इसको भी ब्यूट-2-इन बोलोगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अब इनमें अगर डिफरेंस करना है तो सिर्फ IUPAC के नियमों के बेसिस पर डिफरेंस नहीं हो सकता, इनको कुछ अलग अलग नाम देना पड़ेगा तुम्हें। तो एक तो तरीका सिस और ट्रांस हो गया, और दूसरा एक तरीका और थोड़ा सा फॉर्मल प्रोसीजर है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इनका IUPAC नेम तो सेम होगा, लेकिन स्टीरियोकेमिकल डेजिग्नेशन डिफरेंट होगा। ठीक है, स्टीरियोकेमिकल डेजिग्नेशन क्या होता है, दो स्टीरियो आइसोमर्स के बीच में डिफरेंस करने के लिए, जैसे ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं दोनों, सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन, तो जैसे तुम अभी समझ सकते हो सिस और ट्रांस एक तरह से स्टीरियोकेमिकल डेजिग्नेशन हो गया। तो इसी का एक और फॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसके बारे में वी विल डिस्कस व्हेन वी विल मूव अहेड। ठीक है, तो ये बात सब लोग समझ गए भाई, है ना, दिस इज क्लियर नाउ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, द स्टीरियो आइसोमर्स, इन स्टीरियो आइसोमर्स को भी फर्दर दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, कैसे कैसे? एक होते हैं कॉन्फिगरेशनल, ठीक है, एक होते हैं कॉन्फिगरेशनल, और दूसरे होते हैं बच्चों कॉन्फॉर्मेशनल। स्टीरियो आइसोमर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल के अंदर दो तरह का स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं। एक होते हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जैसे अभी मैंने आपको सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन बताया था ना, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बताएंगे आगे चल के। और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल, दिस इज OP। तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये दो टाइप के कॉन्फिगरेशनल होते हैं, और कॉन्फॉर्मेशनल में तो बस कॉन्फॉर्मेशनल रहता है। तो ये हो गया स्टीरियो आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन। अच्छा, फिर इसके बाद जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ठीक है, दो टाइप के मैंने आपको बताए थे। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, पहले तो उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। इस बात को याद मत करो, थोड़ा सा इसको फील करो, है ना, जैसे मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था इस कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्फिगरेशनल मतलब में। ठीक है, अब कॉन्फिगरेशन मैंने अपने आप को इस तरह से समझाया कि कॉन्फिगरेशन मतलब इट इज रिलेटेड टू अरेंजमेंट, है ना, तो किसी चीज का कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो रहा है मतलब अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई चीज कैसे बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उसमें बॉन्डिंग का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि बॉन्डिंग का पैटर्न अलग अलग होता है, कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट है मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है, और इसलिए हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, फिर ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, ये भी भाई नाना प्रकार के होते हैं, एक एक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे इसमें सबसे पहले होते हैं चेन आइसोमर्स, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन आर चेन आइसोमर्स। फिर इसके बाद होते हैं पोजिशनल आइसोमर्स, ये सब अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, पोजिशनल आइसोमर्स। फिर इसके बाद बच्चों होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स। आफ्टर दिस वी हैव फंक्शनल आइसोमर्स के बाद आए मेटामर्स। फिर इसके बाद होते हैं टॉटोमर्स। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। टॉटोमर्स एक और होते हैं, बट दिस इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स ओनली, है ना, ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स ही हैं। इनको बोला जाता है रिंग चेन आइसोमर्स, दे आर नोन एज रिंग चेन आइसोमर्स। तो इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये सब अलग अलग श्रेणी है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या क्या बताया आपको? चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टॉटोमर और रिंग चेन आइसोमर, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर। तो इन सभी के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। जैसे
किस टाइप के मॉलिक्यूल्स चेन आइसोमर होंगे, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। हमें 2 आइसोमर दे दिए है ना, अब हमें बताना है कि उनके बीच में जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक बड़ा मशहूर सीरियल भी है ना, कि चेन आइसोमर है कि पोजिशनल है कि फंक्शनल है, किस टाइप का उनके बीच में रिलेशन है, ये सब हम लोगों को इस चैप्टर में धीरे धीरे एक एक करके सीखना है, ठीक है। बट आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ठीक है, दैट इज कि कौन सा आइसोमेरिज्म है, कि वो चेन है या स्ट्रक्चरल है, मतलब वो चेन है या पोजिशनल है या कोई सा भी फंक्शनल है, ये तो इंपॉर्टेंट होता ही है, ठीक है। बट इसके साथ साथ सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई आइसोमर्स। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स मुझे दिए हुए हैं तो मैं सबसे पहले इस बात का पता कैसे लगाऊं कि ये आइसोमर हैं भी या नहीं, क्योंकि अगर वो आइसोमर होंगे तभी तो आगे का रिलेशन स्टडी करोगे कि वो स्ट्रक्चरल है या स्टीरियो है, वो तो नेक्स्ट स्टेप है। पहला स्टेप तो ये है कि ये पता लगाना कि वेदर 2 मॉलिक्यूल्स आर आइसोमर्स और नॉट, ठीक। तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए आइसोमर होने की क्या कंडीशन है। अब कंडीशन तो बहुत ही सिंपल सी है ना, कि सर देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ये हम सब लोग जानते हैं। तो बेसिक बात तो बस इतनी सी है कि 2 स्ट्रक्चर्स में या 2 कंपाउंड्स में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो उन्हें हम लोग उठा के आइसोमर बोल देंगे, ठीक है। बट अब क्या होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एक्चुअल क्वेश्चंस होंगे बच्चों, उनमें ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया रहेगा, ठीक है। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग हाइड्रोजन के एटम्स तो नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल दिया मैंने और ये एक मॉलिक्यूल मैंने आपको दिया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ पहले कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं। तो आइसोमर्स हैं या नहीं इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी तक की जो तुम्हारी पढ़ाई है उसके बेसिस पर तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे चेक करोगे। देखो कार्बन जोड़ो पहले, तो 1 2 3 और 4, नंबर ऑफ कार्बन 4 है। यहां भी 1 2 3 और 4, तो इसमें भी 4 कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो दोनों में 4 है, ठीक है। अच्छा, अब हाइड्रोजन भी सेम होना चाहिए। तो अभी तक की जो तुम्हारी पढ़ाई है उसके बेसिस पर तुम क्या करोगे कि तुम यहाँ पे जैसे जोड़ोगे भाई, बना बना के देखोगे सर यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब ये सब देखो क्या है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए थोड़ा सा बॉन्ड लाइन नोटेशन। 2 हाइड्रोजन है, उसी तरह 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा और 2 हाइड्रोजन इस पे, 2 हाइड्रोजन इस पे 2, इस पे 2, इस पे 2, तो टोटल हो गए 8। तो C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, कार्बन तो 4 है ही है यहाँ पर, हाइड्रोजन जोड़ो अब यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है, CH3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो CH3 होगा तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ CH2 होगा तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर CH होगा, ठीक है, तो 3 2 5 1 6 और यहाँ CH2 होगा 8, तो ये भी आया कितना, C4H8। तो यस, both these molecules have the same molecular formula, so therefore they are isomers of each other। लेकिन ये बेटा बहुत कंबरसम काम है ना, कहां तक इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ते रहोगे। और ये तो क्या छोटा सा स्ट्रक्चर था, और लंबा लंबा स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा देंगे तो पगला जाओगे हाइड्रोजन जोड़ते जोड़ते, है ना। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी हाइड्रोजन बनाया नहीं जाएगा और क्वेश्चन सारा बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इस समस्या का समाधान निकाला जाए पहले, है ना। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना सीखा जाए कि 2 मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स हैं भी या नहीं। कौन से हैं ये तो बात की बात है ना, पहले आइसोमर हैं या नहीं ये पता करें, और उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमें हाइड्रोजन गिनने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोला जाता है द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसके बड़े सारे नाम होते हैं। इसी को हम लोग डबल बॉन्ड, ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसी को हम लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को हम लोग हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं,
बड़े सारे नाम है इसके, है ना। या इसी को हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर भी बोलते हैं, अनसैचुरेशन फैक्टर। ठीक है, तो क्या क्या नाम मैंने बताया सेम चीज के। एक बताया डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DOU, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, DBE। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर, UF। ज्यादा पॉपुलर नाम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, DU या DOU, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, तो क्या होता है ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली उसको मैं DU से आगे से रिप्रेजेंट अगर करूं तो DU क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में सैचुरेटेड एल्केन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पहले तो मैं तुम्हें सिंपल तरीका अगर DU को निकालने का बता दूं, बाकी उसका मतलब और समझाऊंगा, बट DU का बेसिक पहले तो मतलब क्या है ये समझ लेते हैं, चलो, है ना। तो DU इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, प्लस द नंबर ऑफ रिंग्स। किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड्स हैं प्लस कितने रिंग्स हैं, है ना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ रिंग्स। इस चीज को हम लोग उसका DU बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका और मीनिंग क्या है ये मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट पहले तो तुम सिंपली क्या करो कि DU निकालने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स तुम्हें दे रहा हूं, उसमें जरा DU बताओ, ठीक है। तो कैसे निकालना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। ठीक है, तो चलो आओ कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जल्दी से DU के। तो जैसे लेट्स से वी टॉक अबाउट एग्जांपल नंबर 1, ये मॉलिक्यूल तुम्हें दिया गया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, ये मॉलिक्यूल तुम्हें दिया गया। एग्जांपल नंबर 3 तुम्हें दिया गया, लेट्स से ये मॉलिक्यूल दिया गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 तुम्हें दिया गया बेंजीन। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दिया गया नैप्थलीन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, और नैप्थलीन बना देते हैं एक बार, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। और इन सभी एग्जाम्पल्स में आपको क्या करना है कि आपको DU की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो आई होप यू आर रेडी, लेट्स बिगिन। तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड तो भाई 0 है, लेकिन रिंग यहाँ पर 1 दिख रही है, तो इसका DU हो गया 1 के बराबर। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ पे एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, सो पाई बॉन्ड इज इक्वल्स टू 1, पाई बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 1 and ring is also equals to 1, so DU is equals to 1 plus 1, that is 2। इसका भी DU हो गया 2, एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग। एग्जाम्पल नंबर 4 में आओ। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें क्या दिख रहा है, बेंजीन रिंग है, तो एक तो रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, तो बेंजीन का DU हो गया 4, ठीक है। इसी को बाकी सारा नाम भी बोल सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और यहां पे देखो नैप्थलीन, नैप्थलीन में 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, सो पाई इज इक्वल्स टू 5, और 2 रिंग है भाई, एक रिंग ये वाली और एक रिंग ये वाली, 2 रिंग दिख रही है, तो रिंग हो गए 2, और इसलिए इसका DU हो गया इक्वल्स टू, DU हो गया इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं आइए। ओके, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने और है बच्चों, जिसमें आपको DU निकालना है। तो ये एग्जांपल नंबर 6 है, इसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है और एक 4 मेंबर्ड रिंग दिख रही है। तो रिंग्स कितने हैं, 2, पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, तो इसका DU जो है वो हो गया 2 के बराबर। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एक रिंग दिख रही है, एक पाई बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, 2 पाई बॉन्ड यहां प्रेजेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड N में, एंड यहां पर भी एक पाई बॉन्ड होता है, COOH, C डबल बॉन्ड हो। इसका स्ट्रक्चर सोचो जरा, इसका स्ट्रक्चर कैसा लगेगा देखने में, C डबल बॉन्ड OH, तो एक पाई बॉन्ड इसमें, 2 पाई बॉन्ड इसमें और एक पाई बॉन्ड इसमें, तो टोटल हो गए 4 पाई बॉन्ड और एक रिंग, सो DU इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5। और ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड दिया है, पाई बॉन्ड तो कहीं है नहीं, लेकिन 2 रिंग दिख रहे हैं, तो 2 रिंग दिख रहे हैं, तो इसका DU हो गया कितने के बराबर, 2 के बराबर, ठीक है।
सो व्हाट इज डी यू? निकालने का तरीका क्या है कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स को आप गिन लीजिए और वो जो चीज आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं डी यू। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि डी यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो डी यू बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सैचुरेटेड एल्केन के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन की कमी है। जैसे समझने की कोशिश करना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कि लेट से मेरे पास प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन है, तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों होता है C3H8 और स्ट्रक्चर उसका होता है CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो एल्केन्स जो हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स माने जाते हैं, दे आर सैचुरेटेड, उनमें कहीं पर भी कोई फ्री वैलेंसी या कोई पाई बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं है, दे आर कंप्लीटली सैचुरेटेड, है ना। तो एल्केन्स को सैचुरेटेड बोला जाता है। लेकिन अब सपोज करो कि मैं प्रोपीन ले लूं, ठीक है, तो प्रोपीन में हमें मालूम है एक पाई बॉन्ड होता है भाई। प्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। और प्रोपीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H6, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। तो अब देखो क्या है कि यहां पर सैचुरेटेड एल्केन के, मतलब जैसे 3 कार्बन का अगर एल्केन होता तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 होता, लेकिन 3 कार्बन के एल्कीन में 2 हाइड्रोजन की कमी आ गई। ठीक है, और ये जो 2 हाइड्रोजन आए तो उसकी जगह पर क्या हुआ? एक पाई बॉन्ड आ गया भाई। जैसे यहां पे अगर पाई बॉन्ड आया तो एक हाइड्रोजन यहां से उड़ा और एक हाइड्रोजन यहां से उड़ा, एक हाइड्रोजन यहां से कम करो, एक हाइड्रोजन इस जगह से कम करो और एक पाई बॉन्ड लगाओ। तो इस पाई बॉन्ड को बेसिकली बोला जाता है अनसैचुरेशन। और 2 हाइड्रोजन की कमी इज रिगार्डेड एज 1 DU। 2 हाइड्रोजन की कमी जो है, 2 हाइड्रोजन की कमी होगी तो एक वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करूं, लेट से मैं अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करूं तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से बनेगा, है ना। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना दोगे आप, CH2 CH2 CH2, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो तो ये भी आएगा कितने के बराबर? C3H6 के बराबर। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड आता है या एक रिंग आता है, फिर से सुनो ध्यान से, एक पाई बॉन्ड आता है, ठीक है, या एक रिंग आता है, तो सैचुरेटेड एल्केन के रिस्पेक्ट में, सैचुरेटेड एल्केन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन की कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लो तुम किसी कोई लेट से तुम 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाओ, तो 4 कार्बन के मॉलिक्यूल में एल्केन के हिसाब से C4H10 होना चाहिए। ये तो सैचुरेटेड वाला हो गया। CnH2n+2 के हिसाब से मैं सोच रहा हूं ब्यूटेन, तो ये तो सैचुरेटेड है। ठीक है, अब तुम इसका 4 कार्बन का कोई और स्ट्रक्चर बनाओ, तो 4 कार्बन का कोई और स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो उसमें तुम्हें अगर पाई बॉन्ड लाना है या रिंग लाना है, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम एक स्ट्रक्चर ये बना दो, ठीक है, तो अब लेट से तुमने ये 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन तो इसमें भी 4 है, ठीक है, ये पाई बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड ही है, तो तुमने 4 कार्बन का ये स्ट्रक्चर बनाया। अब इसमें एक DU आ गया, तो एक DU आया तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देख लो, चेक कर लो, C4H8 हो जाएगा, क्योंकि एक DU है। एक DU आता है तो 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये स्ट्रक्चर बना दूं, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें भी मुझे 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, और एक DU आया है क्योंकि एक रिंग है बच्चों, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तुम निकाल के देख लेना, एक DU आएगा तो 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। अब तुमको अगर 2 DU लाना है तो 4 हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो ये बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है कि सैचुरेटेड एल्केन के रिस्पेक्ट में कितने हाइड्रोजन कम है। ठीक है, और DU के बारे में आगे चल के हम लोग बात करेंगे, बट अभी अब DU का यूज क्या है? DU का यूज ये है कि अगर 2 मॉलिक्यूल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, हमने ये DU पढ़ा क्यों था? हमने DU इसलिए पढ़ा था ताकि हमें हाइड्रोजन की गिनती ना करनी पड़े। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल्स में इफ नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटसेट्रा
आर सेम, ये सब अगर सेम है, एंड du also same and du also same, then their molecular formula will also be same। मतलब अब से तुम्हें हाइड्रोजन को बच्चों गिनने की जरूरत नहीं है, ये एडवांटेज मिल रहा है। तुम सिर्फ du चेक कर लो तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो पक्का क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। ठीक है, और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये सब जो एलिमेंट हैं ये तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में बनाए ही जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस देता हूं, सो लेट से मैं कुछ एग्जांपल्स लूं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया साइक्लोब्यूटेन, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड इस तरह से सोचो। ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है बच्चों, राइट, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, फिर इसके बाद अगला मॉलिक्यूल मैंने ले लिया ये। ठीक है, फिर इसके बाद अगला मॉलिक्यूल मैंने ले लिया ये। ठीक है, फिर इसके बाद अगला मॉलिक्यूल लेट से मैंने बस इतना ही लिया। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि क्या ये सब आइसोमर्स हैं कि नहीं। तो देखो मैं कुछ नहीं करूं इसमें, कुछ कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, है ना। ध्यान से देखो, मैंने 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, सब में 4 कार्बन 4 कार्बन, इसका du1, इसका क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, इसका du1 एक पाई बॉन्ड है, इसका du1 एक रिंग है, और इसका भी du1 एक रिंग है। सबका du सेम है, सब में कार्बन सेम है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो है नहीं, तो यस दे आर आइसोमर्स। यस दे आर आइसोमर्स। देखा कितना फास्ट काम हो गया। तो तुम्हें अब क्या करना होगा कि तुम्हें चेक करना होगा du कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, और कार्बन वार्बन तो तुम्हें दिखेगा ही, और du भी अगर सेम है तो हाइड्रोजन भी सेम होगा। du अगर सेम है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होगा, गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि du मेजर ही यही करता है ना कि 2 हाइड्रोजन कम होता है तो एक du बनता है सैचुरेटेड एल्केन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो du अगर सेम है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स सेम होंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हमको दिया हुआ है एक मॉलिक्यूल, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया है, तो जस्ट अ मिनट। तो एक मॉलिक्यूल हमें ये दिया है, दूसरा मॉलिक्यूल हमको ये दिया है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल हमको ये दिया है, राइट, दिस इज द थर्ड मॉलिक्यूल। और फोर्थ मॉलिक्यूल बच्चों हमको ये दिया है। ठीक है, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स हमको दिए हुए हैं, गौर से देख लो। यहाँ पे क्या है, दिस इज अ, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम लोग। दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर है। दिस इज CH2 डबल बॉन्ड। तो ये 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4। ये 4 स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने हैं। तुम्हें बताना है कि ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं। तो देखो, सब में 1 2 3 और 4 कार्बन, ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन मैंने बनाया था। ठीक है, तो 1 2 और 3 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, चारों में 4 4 कार्बन है। सबका du देख लो 2 है, यहाँ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ 2 पाई बॉन्ड, यहाँ एक रिंग एक पाई बॉन्ड, यहाँ 2 रिंग, तो सबका du कितने के बराबर है, 4। तो कार्बन भी सेम है, du भी सेम है, तो इसलिए ये सभी एक दूसरे के क्या बोलोगे, यस दे आर आइसोमर्स। तुम्हें क्वेश्चन में बताना है कि ये गिवन मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स हैं या नहीं। चलो एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 लेट्स कॉल इट। ठीक है, तो नोट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आपके सामने क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर OH लगा है और यहाँ पर है पाई बॉन्ड, और दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर है पाई बॉन्ड और यहाँ पर है O, और इस तरह से। ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट कि ये दोनों आइसोमर्स हैं या नहीं। देखिए 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, 1 2 3
4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, DU1 DU1, कार्बन ऑक्सीजन सेम, DU सेम। मैं हाइड्रोजन जोड़ूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा हाँ ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि हमको एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है NH2 लगा है यहाँ, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल हमें दिया है यहाँ पर NH लगा है, ठीक है। और तीसरा मॉलिक्यूल हमें दिया है जिसमें कि N और N इस तरह से लगा हुआ है। मुझे बताना है आर दीज 3 आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये नाइट्रोजन का आइटम है बच्चों, ठीक है। तो क्या ये सब एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? कैसे सोचें भाई? देखिए 1 2 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन, 1 2 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन, 1 2 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, सब में 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन है, सबका DU 0 है, सबका DU 0 है। तो इन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा और ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकते हैं आइसोमर्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 करिए। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि एक स्ट्रक्चर हमको इस प्रकार से दिया है और दूसरा स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है इस प्रकार से दिया है कुछ, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे? अब तुम गिनने बैठोगे हाइड्रोजन, पगला जाओगे यहाँ पे, ठीक है। कार्बन जोड़ो, खाली 6 कार्बन रिंग में दिख रहा है, 2 कार्बन बाहर है 8, 5 कार्बन रिंग में दिख रहा है, 3 कार्बन बाहर है 8, ठीक है। 8 कार्बन है। DU 1 है, एक रिंग है, इसमें भी एक रिंग है, DU 1 है, DU भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? दे विल बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। चलो एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज कि तुमको ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा एक मॉलिक्यूल तुमको ये दिया हुआ है। बताओ ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे? कार्बन जोड़ो, 1 2 3 4, इसमें कार्बन जोड़ो, 1 2 3 4 5, तो इसमें तो कार्बन ही अलग अलग है भाई। तो कार्बन अगर यहां से मान लो, अगर लेट से कार्बन अलग अलग है तो आइसोमर नहीं होगा, एक आंसर तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन लेट से मान लो कि अगर यहाँ पर 1 मिनट के लिए ये हाइड्रोजन यहां से हटा दिया जाए, है ना, इरेजर एक बार चूज कर लेते हैं, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं। अगर हम मान लो इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिए और यहाँ पे फिर से हम लोग एक कार्बन ले आए, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो अब 1 2 3 4 और 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन दोनों में, और DU भी एक एक, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन और DU सब सेम है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। चलते चलते एक लास्ट एग्जाम्पल आपको और करा देते हैं, देखिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 नोट करते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है कि एक मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, दूसरा मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है ये इस टाइप की एक रिंग दी। बताओ ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे? आइसोमर्स होने की क्या कंडीशन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जोड़ने के लिए क्या करोगे? 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, दोनों का DU 1 1 है, सो यस दे आर आइसोमर्स। तो आई होप आपको इन सभी एग्जाम्पल से ये तो फील आई गई होगी कि आइसोमर्स हैं या नहीं, ये कैसे पता लगाया जाए। अब अगले वीडियो से हम लोग ये पता करना सीखेंगे कि किस टाइप के आइसोमर्स हैं। अभी तो हमने बस ये पता लगाना सीखा कि आइसोमर्स हैं या नहीं, ठीक है। तो आइसोमर्स हैं या नहीं उसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पूरा तरीका हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बिगिन विद स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।